नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है संभल से, जहां पर मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बस और टैंकर में जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, साथ ही 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया है। धनारी थाना क्षेत्र के भागनगर का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको संभल से दे रहे हैं। बड़ी और अहम खबर है, मुरादाबाद आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस और टैंकर में जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है इस घटना में 25 लोग घायल हुए हैं, जिनको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको संभल से दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस की तरफ से यहाँ पर चलाया गया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 7 लोगों की इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि पुलिस ने 25 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है। धनारी थाना क्षेत्र के भागनगर का मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी संभल से आपको दे रहे हैं। भीषण और दर्दनाक यहां पर हादसा हुआ है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मुरादाबाद आगरा हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ था। बस और टैंकर के बीच यहां पर जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संभल से हमारे संवाददाता रामवरेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामवरेश, संभल में भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ ये मुरादाबाद आगरा हाईवे का मामला है। यहाँ पे टैंकर और रोडवेज बस में एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे जिससे 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और करीब 25 लोग घायल हैं अभी। और पुलिस बल मौके पर है, रेस्क्यू जारी है और अभी मृतकों की संख्या अभी भी और बढ़ सकती है। जी, हादसे की मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? हादसे की मुख्य वजह थी क्योंकि सुबह का टाइम था, जब घना कोहरा छाया हुआ था। कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। जी, घायलों की स्थिति क्या है और उनका इलाज किस तरह से चल रहा है? जी, घायलों को जिला अस्पताल एम्बुलेंस द्वारा भेज दिया गया है और वहां उपचार कराया जा रहा है। और जो मृतकों का है वो उनका रेस्क्यू जारी है। कुछ लोग फंसे हुए हैं और भी संख्या बढ़ने की आशंका। जी रामवरेश, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, तो इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? जी, ऐसा क्योंकि सुबह ये हादसा तो घना कोहरे की वजह से हुआ है और लगातार तेज रफ्तार वगैरह ये भी एक हादसे का कारण हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमेरिका सहित कई देशों में टीकाकरण के दौरान सामने आए दुष्प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को हर ब्लॉक में कम से कम एक दुष्प्रभाव प्रबंधन केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हो सकता है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव की घटनाएं सामने आ सकती हैं, जिसके लिए राज्यों को तैयारी करनी चाहिए। दुष्प्रभाव माध्यम भी हो सकते हैं और गंभीर भी, लेकिन सरकार को पूरी तैयारी रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को टीका लगने के बाद कोई दुष्प्रभाव आता है तो उसे नजदीकी केंद्र में कहां और कैसे भर्ती किया जाए, ये जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। वहीं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर आयरलैंड ने बड़ा जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि आयरलैंड के डाटा नियामक ने ट्विटर पर 4,50,000 यूरो यानी कि करीब 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं ट्विटर पर यह जुर्माना उस वक्त को लेकर लगा है जिसके कारण कई लोगों के प्राइवेट ट्वीट पब्लिक हो जाते हैं। वहीं नए यूरोपियन यूनियन डाटा
प्राइवेसी सिस्टम के तहत किसी अमेरिका की कंपनी पर होने वाली ये पहली कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने साल 2018 में जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लागू किया था और आयरलैंड ने ये कार्रवाई इसी GDPR के तहत की है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि GDPR के तहत ट्विटर पर होने वाली ये पहली कार्रवाई है। वहीं पिछले साल ट्विटर के एंड्रॉयड ऐप के एक बग आया था, जिसके बाद कई यूजर्स के प्राइवेट ट्वीट पब्लिक हो गए थे। वहीं ये जुर्माना इसलिए लगा है क्योंकि ट्विटर इस बग के बारे में अपने यूजर्स को तत्काल प्रभाव से जानकारी देने में असमर्थ रहा है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं मौसम विभाग ने 16 दिसंबर को दिल्ली का पारा 4 डिग्री तक पहुंचने का भी अनुमान लगाया है। दिल्ली NCR और उत्तर भारत में सर्दी जो सितम ढा रही है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी और बारिश होगी, मैदानी इलाकों में उतनी ही ठंड बढ़ेगी। आपको बता दें कि दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है और दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है। आज 11:30 बजे से KP ग्राउंड प्रयागराज CM योगी यहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद अधिकतम समागम में यहां पर CM योगी आदित्यनाथ रहे। सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारियों से CM बैठक करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पर रैन बसेरों का सिटी मजिस्ट्रेट ने औचक निरीक्षण किया है। रैन बसेरों में जाकर व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लिया गया है। रैन बसेरों की व्यवस्था से संतुष्ट यहां पर सिटी मजिस्ट्रेट देखने को मिले हैं। सभी रैन बसेरों का यहां पर अलाव जलते हुए मिले थे। अधिशासी अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरदोई से, जहां पर रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट रैन बसेरों में पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जानकारी वहां पर जाकर ली। साथ ही व्यवस्थाओं को देखकर सिटी मजिस्ट्रेट यहां पर संतुष्ट भी दिखाई दिए हैं, क्योंकि रैन बसेरों में अलाव भी जलते मिले हैं। अधिशासी अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? इस वजह से क्योंकि बाहर से जो तमाम ऐसे लोग आते हैं जिनको कहीं आशियाना चाहिए होता है, उसके रैन बसेरों का निर्माण किया गया है ताकि उनको ठंड में इधर भटकना न पड़े और किसी प्रकार की और परेशानी न उठानी पड़े। इसीलिए इसका औचक निरीक्षण किया गया ताकि वहाँ पर कैसी सुविधाएं हैं उनके रहने के लिए, उनके बिस्तर वगैरह के और खाने पीने के भी कुछ थोड़े वो इंतजाम किए गए हैं। साथ ही केयर टेकर को भी ताकीद की गई है कि ताकि मौके पर मौजूद रहें और किसी का कोई समस्या आती, कोई बीमार भी अगर पड़ता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाए। जी दीपक, हरदोई में कितने और कहाँ रैन बसेरे बनाए गए हैं? फिलहाल शहर क्षेत्र में रैन बसेरे बनाए गए हैं। हरदोई शहर में 2 रैन बसेरे और उसके अलावा शाहबाद, तिहानी और संडीला में भी बनाए गए हैं ताकि जो भी आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके और जो ठंड में इधर से जो नागरिक आते हैं उनको आशियाना मिल सके। जी दीपक, अगर आपकी किसी से बात हुई है जो लोग वहां पर रैन बसेरों में रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है व्यवस्थाओं को लेकर? वो लोग कितने संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्टि तो है क्योंकि बस अड्डे तो जो रैन बसेरा बना वहाँ हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी। रात में जो लोग रुके थे उन्होंने काफी अच्छा इसको बताया और क्योंकि उनको बाहर जाना था इसलिए वो रात में यहीं खुला उनको पड़ गया था। तो उन्होंने कहा कि सरकार की अच्छी योजना है, इससे उनको काफी लाभ मिले हैं। इस ठंड में उनको काफी राहत भी मिली है। साथ ही देर रात में भी निरीक्षण किया गया। उसके अलावा जो कर्मचारी हैं वो भी काफी मुश्किल नजर आए हैं ताकि इनकी समस्या को समाधान हुआ। इसके लिए काफी खुश नजर आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि चरक चौकी के पीछे झोपड़ियों में भीषण आग लग गई है। नाले के किनारे ये झोपड़ियां बनी हुई थी, जिसमें भीषण यहां पर आग लग गई है। जलता हुआ कूड़ा फेंकने की वजह से यहां पर आग लगने का कारण बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। चौक थाना क्षेत्र के चरक चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर चरक चौकी के पीछे झोपड़ियों में भीषण यहां पर आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि नाले के किनारे बनी झोपड़ी में यहां पर आग लगी है। जलता हुआ कूड़ा फेंकने के कारण इस घटना में झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस बीच बड़ी और अहम खबर लखनऊ से है। क्रिकेट में सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। एसटीएफ ने 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तकरीबन 1,05,000 सट्टे की रकम, एक टियागो कार, सट्टेबाजी में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल यहां से पुलिस ने बरामद कर लिया है। मेन बुकी की आईडी और पासवर्ड के जरिए सट्टेबाजों को जोड़ने का यहां पर खेल होता था। इसके बाद पूछताछ में लखनऊ के कई सट्टेबाजों की पुलिस को साथ ही एसटीएफ को जानकारी भी मिल गई है। गिरोह के जुड़े तमाम लोगों की तलाश में अब लगातार एसटीएफ जुटा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी सफलता यहां पर एसटीएफ की टीम ने हासिल की है। सट्टेबाजी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कई सट्टेबाजों की यहां पर जानकारी भी पूछताछ में एसटीएफ को मिल गई है, जिसको लेकर गिरोह से जुड़े तमाम लोगों की अब तलाश लगातार एसटीएफ कर रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं। आपको बता दें कि मास्क ना पहनने वालों की अब खैर नहीं है। हाईकोर्ट ने अब इसको लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड सेंटर भेजा जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में सामुदायिक सेवा भी करनी होगी। तो बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हाईकोर्ट ने सख्त यहां पर आदेश मास्क पहनने को लेकर दे दिए हैं। जो अब लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको डायरेक्ट कोविड सेंटर भेजा जाएगा, जो कि वहां पर सामुदायिक सेवा करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग लापरवाही कोविड को लेकर बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, तो इसी तरह से लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में। अब इसी को लेकर हाईकोर्ट सतर्क हो गया है, सख्त यहां पर हो गया है, आदेश जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि अब जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे अब उनको पहनने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं पहनते हैं तो उन्हें कोविड सेंटर भेजा जाएगा, जहां पर उन्हें सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की छुट्टियां बंद की गई हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर ये फैसला लिया गया है। 16 दिसंबर से सभी को अपने कार्यस्थल पर रहने के आदेश जारी हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं, क्योंकि 31 जनवरी तक यहां पर सभी की छुट्टियां रद्द हुई हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बड़ा और अहम फैसला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सरकार ने 4 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग की अनुमति पर ये तबादले किए गए हैं। अभय पांडे को एसडीएम अंबेडकर बनाया गया है, जबकि संदीप वर्मा को एसडीएम मथुरा बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुलशन सिटी मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद इनको बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी, जवाहरलाल श्रीवास्तव को सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा का बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सरकार ने 4 पीसीएस अफसरों के तबादले करते हुए निर्वाचन आयोग की अनुमति पर ये तबादले किए हैं। अभय पांडे को एसडीएम अंबेडकर बनाया गया है।
वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पब्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने इंदौर भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इंदिरा भवन में प्रेस वार्ता का यहां पर आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि जितेंद्र ओझा ने कहा कि वह चाहते हैं कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को सरकार सुने और उसका हल निकाले। कार्यक्रम में अध्यक्ष डीपी श्रीवास्तव ने कहा कि पहले की सरकार ने हमेशा ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन पर कुठाराघात किया है। यहां तक ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल कम कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समस्याओं को लेकर वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनको अवगत भी करवाएंगे। मुद्दा है यहाँ पे अधिवक्ताओं को सम्मान दिया जाए, उनकी जो विसंगतियाँ हैं वो शासन द्वारा की जाए। उनकी डिमांड पत्र भी अभी मेरे पास आएगा और जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनको मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ अधिवक्ताओं की एक बहुत बड़ी लॉबी पार्टी से भी जुटने जा रही है, जिनके लिए अभी नियुक्ति पत्र भी जारी किया जाएगा। आपके बगल में एक कोर्ट के अधिवक्ता सुखला जी मान्य बैठे हुए हैं। आप मान्य हमारी अध्यक्षा हैं, प्रदेश अध्यक्षा हैं मनरेगा की, और प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी भाजपा की, ये भी हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। तो अधिवक्ताओं की लॉबी बुद्धिजीवी मानी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी से बहुत तेज़ी से जुड़ रही है, इसलिए कि यहाँ राजनीति में राजनीति नहीं होती, राजनीतिकरण नहीं होता। यहाँ साफ सुथरा छवि से काम होता है, कोई भी वर्ग होता है। देश विकास की तरफ जा रहा है तो हमारे अधिवक्ता भी चाहते हैं देश विकास की तरफ जाए और वो अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हसनगंज कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और कप्तान आनंद कुलकर्णी ने संयुक्त रूप से किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर कोरोना काल में लॉकडाउन के समय समाज के लिए सराहनीय योगदान करने वाले लोगों को जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। साथ ही पुलिस के किए गए साहसिक कार्यों के लिए भी कोतवाली के कई पुलिस कर्मियों को सम्मानित यहां पर किया गया है। वहीं पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी ने बताया है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत जिले के हर थाने पर महिला डेस्क का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही जिसके चलते कोतवाली हसनगंज में भी महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं का सही ढंग से निस्तारण करना है। भदोही में एक महिला ने अपने पति की गला रेतकर हत्या कर दी है। मामला 2 दिन पहले जिले के कोड रौना थाना क्षेत्र के कब एनार गांव का है। बताया जा रहा है कि पति का छोटी बहू से अवैध संबंध था, जिसके चलते पति की हत्या के लिए पत्नी ने बड़ी बहू का साथ लिया और दोनों ने चारा काटने वाली धारदार हथियार से उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसकी बड़ी बहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 12 तारीख को रात में डायल और उनको में कॉल आई थी कि मेरी सास और जेठानी जो है वो मारने के लिए आ रही है हमारे ससुर को। इसके बाद उनका मर्डर हो गया जो धारदार हथियार से था। पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला ये कि जो मृतक इनका अपनी छोटी बहू से अवैध संबंध था और ये अपनी पत्नी को छोड़कर उसी बहू के साथ रहते थे। इसी वजह से इनकी पत्नी और इनकी बड़ी बहू ने मिल करके इनकी हत्या कर दी थी। इनके हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल है वो बरामद हुआ है, मोबाइल उनका बरामद हुआ है और सास और उसकी बहू के दोनों की साड़ियाँ जो खून से सनी हुई थी वो दोनों बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राम और कृष्ण किसी की जागीर नहीं है, वे सबके हैं, सपा के भी, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन कृषि कानून में संशोधन कर एमएसपी को खत्म कर दिया गया। ये कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। बड़ी बड़ी बात करने वाली बीजेपी सरकार ने किसानों को न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने लगातार जनता को धोखा दिया है और गुमराह किया है, झूठ पर झूठ बोलने का काम किया है और झूठ बोलने का कार्यक्रम चला रही है। समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ है, उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, उन पर जानबूझ करके सरकार ने ऐसे अधिकारी पोस्ट किए जिन पर दबाव बना करके मुकदमे लगवाए, और वो अधिकारी वो हैं जो आईपीएस लड़ रहे थे कि पैसा तुमने ज़्यादा दिया, हमने कम दिया, तुमने ट्रांसफर में ज़्यादा पैसा ले लिया। याद कीजिए,
वो आईपीएस को भेजा वहाँ पर और झूठे मुकदमे लगे। मुझे पूरा न्यायालय पर भरोसा है कि आजम खान साहब छूट करके आएंगे और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अच्छा, थैंक यू सो मच। इतनी देर आप लोग इंतजार करते रहे, मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका। उधर अमरोहा से एक छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि गजरौली में परिवार में कलह के चलते कक्षा 6 के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मां ने कमरे में उसे फांसी के फंदे पर लटका देखा तो मां के होश उड़ गए। मां के शोर मचाने पर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए और साथ ही पड़ोसियों ने उसे फांसी के फंदे से उतारकर सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि युवक का अपनी मां से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और इसी दौरान मां के डांटने पर नाराज छात्र घर के कमरे में लेट गया और जिसके बाद मां के घर वापस आने पर देखा कि युवक ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सही नहीं हुआ कि क्या हुआ है, क्योंकि जो उनकी माँ ने बताया, हमें तो सिर्फ वो पता है कि बच्चा कमरे के अंदर बंद था और उसके बाद वो उसे यहाँ लेकर आए और जब यहाँ लेकर आए तो हमारे द्वारा चेक किया गया उसे, बच्चा ऑलरेडी मृत अवस्था में यहाँ लाया गया और क्या कारण है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी है और उसके बाद डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मृत्यु का कारण क्या है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।